क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। तो ये जो बात कह रहे कि ये फिर असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, टुनीशिया में नहीं है, इराक में नहीं है। कि आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। दोस्तों, जब ये बिल प्रेजेंट किया गया था तो इसके अपोजिशन में हैदराबाद के एक सांसद आए थे। उन्होंने भरे पार्लियामेंट में धमकी दी थी कि अगर ये कानून पास होता है तो देश में अशांति हो जाएगी, देश 50 साल पीछे चला जाएगा, सारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, तबाही मच जाएगी। ये वही हैं जिनके छोटे भाई कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। और यही नहीं, उन्होंने इस कानून को भरी पार्लियामेंट में फाड़ दिया था। और ये लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। वो डेडपूल फिल्म में एक पुराना गाना नहीं आता है, बाय 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 बाय, मुझे लगता है वक्फ के लिए वही गाना सूट करता है। रिलीजन इज अ साइनाइड मानने वाली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। इस पार्लियामेंट सेशन में इस्लाम की कितनी शुभचिंतक दिखी, ये देख के मैं बहुत हैरान था। सुधांशु त्रिवेदी ने इस पे कोट भी किया कि वक्फ ने किया क्या हंसी सितम। वक्फ ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल अब फाइनली पास हो गया है। बहुत ही बड़ा बर्नौल मूवमेंट है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। क्योंकि जो लोग ये कंस्पिरेसी थ्योरीज बना रहे थे ट्विटर पे या अपने ब्लॉग्स में, किस तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसमें अपना समर्थन नहीं देंगे क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा है और इस वजह से मोदी की सरकार गिर भी सकती है और रातों रात राहुल गांधी जी शपथ ले लेंगे और देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दोस्तों, ये बिल जैसे ही प्रेजेंट हुआ था, इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। लिंक टैग कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा। फिर भी एक ब्रीफ में जल्दी बता देता हूँ क्या हुआ है। सेक्शन 40 इसका सबसे बड़ा जो क्लॉज था, इसमें जो चेंजेस आए हैं, पहले वक्फ कोई भी जमीन पे क्लेम कर सकता था बिना किसी आरोप पे। उनको अच्छी लग गई तो उनकी है। एंटालिया से लेकर महाकुंभ, हर जगह हमने देखा, डीपीएस स्कूल, लाल किला, ध्रुव स्तंभ, इन्होंने सब कुछ कब्जा करने के बताया कि ये हमारा क्लेम है इस पे। पर अब ऐसा वो नहीं कर सकते। अगर अब उनको क्लेम करना है किसी चीज पे तो उनको सबूत दिखाने पड़ेंगे। है तुम्हारी, दिखाओ कागज। दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये है कि वक्फ बोर्ड की कमेटी मेंबर्स पहले सिर्फ मुस्लिम्स ही होते थे, पर अब इसमें नॉन मुस्लिम का होना अनिवार्य है, इट्स कंपलसरी। इससे दोस्तों 2-3 फायदे होंगे बहुत बड़े बड़े। पहला ये कि मुस्लिम माइनॉरिटीज को भी इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता था, जो उनके ओबीसी SC ST लोग हैं, पसमानदा समाज, मुसलमान हैं, इन लोगों को बिल्कुल मौका ही नहीं देते थे। तो इससे इनकी मेंबरशिप आने से यहाँ पे डाइवर्सिटी बढ़ेगी। इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत बड़ा स्टेप है यहाँ पे। पहले महिलाओं की मेंबरशिप इसमें अलाउड नहीं थी, पर अब मुस्लिम विधवा महिलाएं या मुस्लिम पिछड़े वर्ग की महिलाएं इसका हिस्सा बन सकते हैं और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। तीसरा जो बड़ा चेंज है वो ये है कि पहले आपकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। अगर आपकी जमीन वक्फ ने क्लेम कर ली तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएंगे, पर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। पर अब ऐसा नहीं है। आप 90 दिन के अंदर कोर्ट जा सकते हैं और इंसाफ की मांग कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। तो बहुत ही मेजर मूव है। मुझे तो पता ही नहीं था कि अंग्रेजों के जमाने से काले कानून चले आ रहे हैं। इट वाज जस्ट लाइक तुगलकी फरमान है ये तो। इसके बाद सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि अब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
बीच में इन्वॉल्व होगा जिसे स्टेट अपॉइंट करेगी और वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज और पावर्स रखेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहले मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो कोई मेंबर्स होते थे, जो प्रेसिडेंट होता था, वही ये काम करता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब स्टेट का एक ऑफिसर इसके डिसीजन मेकिंग पावर्स में कंट्रीब्यूट करेगा। दोस्तों, जो नेता कहते थे कि 5 मिनट के लिए हमें पार्लियामेंट में बोलने दिया जाए तो हम सबकी बोलती बंद कर देंगे, सरकार हमसे इतना डरती है कि हमें बोलने ही नहीं देती है, इस पूरे सेशन के दौरान वो ना कुछ बोले और बोलने की बात तो छोड़िए, कुछ टाइम बाद गायब ही हो गए। मुझे तरस उन लोगों पे आता है जो इनको फ्यूचर पीएम देखते हैं अपने सपनों में। चलिए, ये तो चले गए, बैठे ही नहीं, इनका पूरा परिवार नहीं था, तीनों लोग नहीं थे, पूरी सीटें खाली थी, पर अखिलेश भैया कम से कम वहां बैठे तो सही। उनकी शक्ल देख के लग रहा था उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सप्रेशन देखिए पूरे पार्लियामेंट के थ्रू। और जब वो बोले तो वक्त के अलावा उन्होंने हर कुछ बोला। डिमोनेटाइजेशन से शुरू हुआ और खत्म इस बात पे हुआ कि बीजेपी अपना प्रेसिडेंट नहीं चुन पा रही है। क्या बात कर रहे हैं? जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? चलिए, अब इन्होंने ये बोल लिया, इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने सुना और उनके इस सेशन में, इस पार्लियामेंट सेशन के दौरान मैंने देखा कि अगर सैवेज रिप्लाईज, बेफिटिंग रिप्लाईज, ये अगर कोई डिश होती ना तो मुझे लगता है मोटा भाई की वो डिश सबसे फेवरेट होती। ये एक भ्रम है कि वो गुजराती है तो फाफड़ा ये सब उनकी फेवरेट डिश है। मुझे लगता है कि सैवेज रिप्लाईज इज हिज फेवरेट डिश। सुनिए क्या बोला उन्होंने। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, संबित पात्रा वो भी एक बहुत अच्छे स्पीकर है और जब भी बोलते हैं तो कुछ मजा आता है सुनने में। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि किन किन देशों में वक्फ है ही नहीं, बड़े एग्रेशन में बताया, पर जब मैं वो सुन रहा था मुझे यार वो एकदम हिप हॉप रैप बीट जैसा लगा। लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। पात्रा जी की स्पीच सुन के मुझे उनका वो वाला न्यूज डिबेट याद आ गया। मौलाना बैठ। अब सैवेज रिस्पॉन्सेज, रिप्लाईज की बात हो रही है तो अनुराग ठाकुर को हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने तो बोल दिया भरी पार्लियामेंट में कि कृष्ण जी से पहले इस्लाम आया है क्या? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? सर यही नहीं, मैंने अभी बार सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? दोस्तों, कांग्रेस के एक और नेता गौरव गोगोई वो मानते हैं कि सरकार मुसलमानों पे इतना अत्याचार कर रही है कि वो उन्हें सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दे रही है। क्या मतलब? उसके लिए मस्जिद बने हुए हैं। यही नेता ऐसे लोग हैं। इन जनता प्रजा तो चलो ऐसे भटकी जाती है, बहक जाती है, पर इनको भड़काने वाले, वो आग में घी डालने की बात हो या चिंगारी लगाने वाली बात हो, यही वो चाबी बरते हैं। क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया? दोस्तों, अपोजिशन के पास 3-4 लाइन थी। अगर मैं पूरा सेशन, मैंने पूरा बैठ के देखा है पार्लियामेंट सेशन वाला, तो 4-5 ही लाइन थी और वो की पॉइंट्स ऐसे ही थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, बस यही। और एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ आगे पीछे करके सबने ही बोला है, नाउन वर्ब प्रोनाउन थोड़ा आगे पीछे हो गया था, बाकी सबका यही था। वैसे किसी भी सरकारी जमीन को अगर हथियाना हो या सरकार को किसी जमीन पे कब्जा करना हो या इलेक्शन से पहले मुस्लिम वोट अपीजमेंट की बात हो तो वक्त को लाया जाता था कि तुरंत इसको तो ऐसे फेंक के मारेंगे, कुछ इसका रिस्पॉन्स रिप्लाई तो है ही नहीं। इसमें एकदम लाचार बेबस हुआ। दोस्तों, वक्फ के इस काले कानून से जुडिशरी भी बहुत परेशान हो चुकी थी। एक माइलॉर्ड थे, उन्होंने तो गुस्सा के बोल भी दिया है यार कि तुम तो हर चीज क्लेम कर लेते हो, ये भी क्लेम कर लिया, ये भी क्लेम कर लिया, कल तो पूरे देश पे क्लेम कर लोगे। और इसके बाद वक्फ वालों ने उन चीजों पे क्लेम भी कर लिया। साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ इसमें नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। देन दोस्तों, गौरव गोगोई अपने भाषण में वीर सावरकर को भी बीच में ले ही आए, जैसे हर कांग्रेसी ले ही आता है, क्योंकि उनकी नींदों, उनकी सपनों में सावरकर जी हमेशा जीवित रहते हैं। इसका रिप्लाई एकनाथ शिंदे के नेता ने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि आप माफीनामे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिफारिशों की बात कर रहे हैं, तो अफजल गुरु के लिए माफीनामा किसने लिखा था? मैं यहाँ पर यूपीटी वालों से पूछना चाहूंगा
कि बाजू में बैठ के जिन्होंने सावरकर जी को गाली देने का काम किया उनके ऊपर प्रश्न पूछने का हिम्मत इन पे नहीं है। लेकिन ये भूल गए अफजल गुरु के लिए किसने पिटीशन दायर की थी। दोस्तों तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक किस जगह पे वक्फ ने कितना कब्जा किया, कितनी प्रॉपर्टी लूटी, ये सब आपको लगभग पता ही चल गया होगा और बताने का फायदा नहीं है क्योंकि हम सबको पता है कि देश के कई कोनों में कई ऐसी लीगल प्रॉपर्टीज हैं। मैं चाहे तो आपको डिटेल में एक एक जगह का नाम बता सकता हूँ। पर मजे की बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो मिशनरीज परेशान रहती हैं केरला में कि मुस्लिम लोग उनकी बेटियों को, बहनों को टारगेट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, वो अबॉलिश वक्फ पे आ गए। तभी मैंने कहा ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग जो कहते हैं कि इट्स अ साइनाइड, और बाकी कई देशों में तो हम देखें क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम, इस्लाम आपस में ही लड़ते रहते हैं।